नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 27 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में सीधा अपन डिस्कस कर लेते हैं बिना आपका समय खराब किए। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि सेना प्रमुख जो हमारे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनको मिला है हॉल ऑफ फेम। जानेंगे इस पुरस्कार के बारे में, सारी की सारी बातें इससे जुड़ी हुई। नई प्रजातियों की खोज हुई है, यानी कि कुछ असम और अरुणाचल में कुछ ड्रैगन फ्लाई की 3 नई प्रजातियां मिली है, उनके बारे में बात करेंगे। भारत टैक्सी ऐप जो है मुंबई में लॉन्च हो गया है, किस तरह से उबेर और ओला से अलग है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तुर्की एक नया देश इस लिस्ट में शामिल हो गया जिसने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बात करेंगे एनडीसी क्या है, राज्य उन्नति पोर्टल क्या है, कैसे इसकी मीटिंग्स होती है और गवर्नेंस में इसका क्या रोल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सेना प्रमुख हमारे जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, इनको एक पुरस्कार मिला है इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम आप याद रखेंगे, ये नाम जनरल उपेंद्र द्विवेदी का भी याद रखेंगे जिनको मिला है। ये हमारे आर्मी चीफ है। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कैसे स्ट्रक्चर काम करता है। सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्री में आप डिफेंस मिनिस्टर को ले लेंगे। डिफेंस मिनिस्टर के नीचे कौन होते हैं? सीडीएस। और सीडीएस के नीचे तीनों सेना के चीफ होते हैं। कौन से? आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ और आपके नेवी के चीफ। तो यहाँ जो बात हो रही है आर्मी के चीफ के बारे में बात हो रही है, यानी इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? हमारे जो आर्मी के चीफ है, नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नाम इनका उपेंद्र द्विवेदी और जनरल इनकी क्या है? रैंक है ना। आपको पता है सेना में रैंक्स होती है, राइट। कहाँ मिला है? अमेरिका की प्रतिष्ठित जो आर्मी वार कॉलेज है, अमेरिका की प्रतिष्ठित आर्मी वार कॉलेज जो है, उसका पुरस्कार है इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम। वो किसको मिला है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, राइट। ये सम्मान विश्व स्तर पे उन सैन्य लीडर्स को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग या सैन्य एक्सेलेंस, यानी उत्कृष्टता को बोला जाता है एक्सेलेंस। ठीक है, सैन्य एक्सेलेंस में अगर कोई असाधारण योगदान दिया हो तो अमेरिका की जो आर्मी वॉर ऑफ कॉलेज है वो देती है इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम। और ये इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम अभी किसको मिला? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि हमारे सेना के प्रमुख है। हमने जान लिया तीनों सेना किस तरह से स्ट्रक्चर में काम करती है। अब बात करते हैं क्या ये पहले जनरल है? नो, ये तीसरे भारतीय सेना प्रमुख है जिनको ये सम्मान मिला है। इनसे पहले जनरल वीके सिंह सॉरी और जनरल विक्रम सिंह, इन दोनों को पहले मिल चुका है। और तीसरे कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं आर्मी वार कॉलेज कहाँ पे है। ये कॉलेज पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका में स्थित उनका एक स्टेट है। यहाँ वरिष्ठ सैन्य और नागरिक नेतृत्व को रणनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यही है हमारे 3 सेना प्रमुख को मिला है और तीसरे हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी आरपीएससी की जो रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और ये करंट में भी है, तो इस हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपको। आगे देखिए, कुछ नई प्रजातियों की खोज हुई है। किसकी ये प्रजाति? ड्रैगन फ्लाई, जिसको व्याध पतंग भी बोला जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि किसकी प्रजाति है? ड्रैगन फ्लाई, जिसको व्याध पतंग भी बोला जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर भारत, आपको पता पूरा का पूरा, जैसे हम ये इंडिया का मैप यूं माने, ठीक है, ठीक है, ये फिर दोबारा यूं ऊपर, तो ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये इसको हमारा बोला जाता है पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, और इसको आप ठीक से, अभी आपको एक काम देता हूं, आप मैप में इसको देखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास मैप है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप गूगल करेंगे जस्ट इंडिया मैप, आप यू लिखेंगे गूगल में तो आपके सामने पिक्चर आ जाएगी और आप पूरा के पूरे यहाँ के स्टेट को एक बार देखिए। ये एक्सरसाइज आप करके देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए अभी, तभी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो अच्छी रहेगी। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत जो है वहाँ का असम और अरुणाचल। ठीक है, असम जो है यहाँ शुरुआत में ये असम वाला एरिया है और ये ऊपर जो है अरुणाचल वाला एरिया है। यहाँ पे घने जो वन सेक्टर है वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई यानी कि व्याध पतंग की 3 नई प्रजातियां मिली है। और ये जैव विविधता के सेक्टर में भारत की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है। देखिए, जैव विविधता का एक सिंपल मतलब ये होता है कि प्रजातियों की संख्या कितनी ज़्यादा, यानी कि प्रजातियों की प्रचुरता कितनी है। और उस प्रचुरता में जब 3 नई प्रजातियां मिलती है तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। ये नाम आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। पहला है क्लाउडेड बोग होकर, क्लाउडेड बोग होकर। दूसरा है सियाग बोग होकर और तीसरा है लॉन्ग टेल्ड बोग होकर। यानी कि कुछ आगे वाले नाम इनके लॉन्ग टेल्ड, सियांग और क्लाउडेड,
ये 3 जो प्रजातियां हैं किसकी है, ड्रैगन फ्लाई की, जो कि मिली है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट में, ये असम में मिला है। और इनकी जो विशेषता है ये तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार रीड कर लेंगे कि दलदली सेक्टर में बादल आच्छादित जो वन सेक्टर है वहाँ पे पाई जाती है, और इनके पंखों पर विशेष बादलनुमा धब्बे होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है क्लाउडेड बोग होकर। यह अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी में मिला है, इसलिए इनको सियांग बोग होकर बोला जाता है। तो यहाँ पे एक फैक्ट आपको ये याद हो जाना चाहिए कि सियांग नदी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, और इस नदी के नाम पे इस प्रजाति का नामकरण जो है रख दिया गया है। आगे लंबी पूंछ वाला ये प्रजाति पूर्वोत्तर के वही दलदली वन सेक्टर में खोजी गई है, और ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है, ठीक है। महत्वपूर्ण संकेतक का मतलब है कि अगर ये प्रजाति बढ़ती है तो पूरी की पूरी परिस्थिति को, पूरे के पूरे इकोलॉजी को, पूरे के पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है, यानी कि उसका जो प्रभाव है वो सकारात्मक होता है, ना कि नकारात्मक होता है। आगे ड्रैगन फ्लाई जो है अपने आप में, यानी कि तीनों प्रजातियां ही पर्यावरण स्वास्थ्य सूचक मानी जाती है, बायो इंडिकेटर। देखिए एक वर्ड आ गया, बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर का सिंपल मतलब होता है कि ऐसी प्रजातियां जिनके होने से पूरी की पूरी जो, चाहे तो वो जलीय संरचना है चाहे स्थलीय संरचना है, उसमें एक सकारात्मक बदलाव आता है, यानी कि दूसरी प्रजातियों के फलने फूलने के चांसेस बढ़ते हैं। जब इस तरह की प्रजातियां होती है तो उनसे पूरी की पूरी इकोलॉजी को फायदा मिलता है। और ये जो तीनों की तीनों ड्रैगन फ्लाई की जो प्रजातियां हैं ये की बायो इंडिकेटर प्रजातियां हैं, यानी कि पर्यावरण स्वास्थ्य सूचक प्रजातियां हैं, जो ये दिखाती है कि पर्यावरण में इनके होने से, इनकी उपस्थिति से अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, एक सकारात्मक इम्पैक्ट जाएगा। तो इसमें भी आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है। और आप अगर कोई वनडे एग्जाम आगे देने वाले हैं, जैसे CET BSTC ये एग्जाम्स आने वाले हैं, और हमारे जो मेन एग्जाम है उसमें तो इम्पोर्टेंट होता ही है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और पीछे वाला जो है इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, जस्ट वन लाइनर नोट डाउन कि हाँ जनरल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनको कौन सा पुरस्कार मिला और पहले 3 कौन से लोगों को मिले हैं। एंड आर्मी वार कॉलेज जो अमेरिका का है पेंसिल्वेनिया स्टेट में, उनका है इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम जो पुरस्कार है, राइट। आगे भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया गया है। आप कुछ वर्ड्स मैं आपको नाम बोलता हूँ जिनसे आप परिचित होंगे, जैसे उबेर आपने सुना होगा, ये एक विदेशी कंपनी है, ठीक है। ओला आपने सुना होगा, ये इंडियन कंपनी है, लेकिन क्या है, प्राइवेट। ये कंपनीज क्या करती है, ये कंपनीज ड्राइवर को अपने साथ रजिस्टर्ड करती है, ड्राइवर यानी जिनके पास कैब है इनको अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड करती है, और यूजर यानी कि हम लोगों को भी रजिस्टर्ड करती है। हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं, रिक्वेस्ट ये कंपनी के पास जाती है, कंपनी ड्राइवर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उस तरह से हम अपनी टैक्सी बुक करते हैं। लेकिन इसमें समस्याएं क्या है, समस्याएं ये है कि पहली चीज तो जो मोटी फीस है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये ड्राइवर से भी लेते हैं और हमसे भी लेते हैं, यानी कि कुछ पैसे हमसे ले लेते हैं, कुछ पैसे ड्राइवर से ले लेते हैं, तो दोनों को ही नुकसान हुआ। दूसरी बात ये कि ये किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं देते। सामाजिक सुरक्षा नहीं देने का मतलब है, यानी कि ये जो ड्राइवर इनसे जुड़े हुए हैं उनको किसी प्रकार का बीमा नहीं देते, उनको किसी प्रकार की PF वगैरह की सुविधा नहीं देते, और सिंपली अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ के और प्लेटफॉर्म फीस ले लेते हैं, और हमसे भी ये प्लेटफॉर्म फीस ले लेते हैं, यानी कि किसी के लिए फायदे का सौदा नहीं है, प्योर व्यापार है। भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी राष्ट्रीय एक टैक्सी सेवा शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम पैसा नहीं लेंगे इन ड्राइवर से, और इससे ड्राइवर को फायदा होगा, और ड्राइवर्स को और जो सामाजिक सुरक्षा के पैरामीटर्स है उन पे भी कुछ काम करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने अभी कहाँ शुरू की है, मुंबई में, ठीक है, ये तो अलग सा ही हो गया, मुंबई जो है वहाँ पे ये सर्विस शुरू करी है, ठीक है। मुंबई में भारत टैक्सी ऐप जो है लॉन्च कर दिया, अभी ये काम करे सिर्फ मुंबई में। ओला और उबेर जिनके बारे में हमने बात करी, इस तरह की जो निजी कंपनी है उनके विकल्प के रूप में सरकार ने संचालित किया, यानी कि लोगों को एक विकल्प, बेहतर विकल्प मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, टैक्सी ड्राइवरों की उचित आय होगी और सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान करेगी। कैसे, एक तो कमीशन शून्य, हमने बात करी थी, उबेर और ओला जो है प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं, लेकिन ये लोग नहीं लेंगे, तो उनकी पूरी कमाई उनके पास ही रहेगी। सबसे पहला फायदा टैक्सी ड्राइवर को ये हो गया। दूसरा, 5 लाख का मुफ्त बीमा भी मिलेगा, यानी कि अगर टैक्सी ड्राइवर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिजनों को 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा कवर जो है प्रदान किया जाएगा, यानी कि परिजनों को पैसा मिलेगा, लेकिन बीमा कवर किसका, टैक्सी ड्राइवर का। आगे मुद्रा लोन की जो सुविधा है वो भी ड्राइवर्स को देंगे, यानी कि कोई ड्राइवर मान लो अपनी एक और टैक्सी लाना चाहता है, या एग्जिस्टिंग कोई व्यक्ति अगर इस बिजनेस में आना चाहता है तो उसको लोन की सुविधा भी दे रहे हैं। और ये कब से शुरू हो रही है, मई 2026 से, और आगे इसका देश भर में विस्तार किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी बड़ा जो है इसका दायरा सरकार आने वाले समय में करने जा रही है, राइट। आगे एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेके। देखिए ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और आई थिंक फ्रांस भी,
ठीक है। इन देशों ने पहले ही बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया था, ठीक है। अब जो नया नाम इसमें जुड़ा है वो जुड़ा है तुर्की, यानी कि जिसको टर्की भी बोला जाता है, ठीक है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई बच्चों को काफ़ी सोशल मीडिया से नुकसान होता है, इसलिए हम इस सर्टेन एज, यानी तुर्की ने अभी जो किया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे वो सोशल मीडिया नहीं चला सकते। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखिए, जब तक किसी एक देश ने शुरू किया था तब तक तो ये इंपॉर्टेंट था कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट अब चांसेस कम है। अब हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाता है कि देखिए दोस्तों, अब बाकी देश भी इनसे, एक होता है डोमिनो इफेक्ट, मैं आपको समझाता हूँ। डोमिनो इफेक्ट, इस डोमिनो इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ ताश के पत्ते रखे हैं, ठीक है, ये ताश के पत्ते हैं, ठीक है, और एक साथ रखे हुए हैं। जब इनसे एक ताश का पत्ता गिरता है तो ये बाकी भी टक 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 करके गिर जाएंगे, तो इसको बोला जाता है डोमिनो इफेक्ट, यानी कि एक चीज का दूसरे पे प्रभाव। तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया, ठीक है, इंडोनेशिया ने इनसे सीख के शुरू किया, फिर फ्रांस ने शुरू किया और अभी तुर्की ने। तो इसी तरह एक ना एक दिन, यानी आने वाले 1 से 1.5 साल में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस तरह का कुछ रेगुलेशन लेके आएगी। उस दिन हमारे लिए टॉपिक मेंस के हिसाब से, आरएएस मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि तब पूछा जाएगा कि सरकार ने अच्छा क्या प्रावधान किए, यानी कि सोशल मीडिया बैन किस तरह से किया, कितनी एज तक के बच्चों के लिए किया, इससे क्या समाज में, क्या बच्चों के जो कि उनकी मानसिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, इन सब चीज़ों में कैसे बदलाव आएगा, कैसे सकारात्मक प्रभाव रहेंगे और क्या इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, यानी कि बच्चे इन्फॉर्मेशन से दूर रहेंगे, क्या उनको जो रियल वर्ल्ड है उससे दूर रखा जाना लॉजिकल है। इस तरह की सारी बातें हम ना उस समय पढ़ेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी से हमारे दिमाग में ये टॉपिक रजिस्टर्ड हो जाए, इसकी एक जगह फिक्स हो जाए, और जब इसमें डेवलपमेंट आएंगे उस दिन फिर हम अपने आप को इसको धीरे धीरे डेवलप करते जाएंगे ओवर द टाइम, और यही लर्निंग की स्टाइल होनी चाहिए, राइट। इस हिसाब से हमने ऐड किया। तुर्की ने 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बैन कर दिया है, और ये वैश्विक स्तर पर बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए बढ़ती चिंता को दर्शाता है, यानी कि ये दिखाता है कि जो वैश्विक दृष्टि से देश जो है वो काफ़ी सीरियस है बच्चों की सुरक्षा को लेके, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, साइबर बुलिंग, यानी कि उनको जो ट्रोल किया जाता है, उनकी पढ़ाई का जो नुकसान होता है, ये समस्याएं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और रीजनेबल हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र पर प्रतिबंध लगाया था, इंडोनेशिया ने भी कड़े नियम लागू किए हैं, तुर्की, इसके बारे में हमने बात कर ली। भारत में भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 में आया था, यानी कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण जो कानून आया था 2023 में, उसमें 18 वर्ष से कम बच्चों के डेटा प्रोसेसिंग के लिए माता पिता की सहमति को अनिवार्य किया था। हालांकि इंडिया ने अभी सोशल मीडिया पे पूरा प्रतिबंध नहीं लगाया। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है क्या भारत ने प्रतिबंध लगाया? जी नहीं, भारत ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 2023, उसमें 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए डेटा प्रोसेसिंग के लिए माता पिता की जो अनुमति है उसको अनिवार्य किया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहाँ है, देखिए डिजिटल गवर्नेंस हमारे सिलेबस में है, बाल अधिकार, साइबर नीति, ये सब जो है टॉपिक हमारे सिलेबस में है, उनसे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़ता है। इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे। जस्ट आज कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप सुनिए इसको, अपने दिमाग में रजिस्टर्ड होने दीजिए और रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। चलिए आगे आगे एक है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अगर आप इसकी हिंदी समझेंगे तो राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, ठीक है, यह आता। देखिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। 1992 में रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील का शहर है। यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए और एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। सम्मेलन का नाम था पृथ्वी सम्मेलन। यानी भी उस समय भी इस तरह की चिंताएं आई कि भाई जलवायु को, पृथ्वी को, इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक सम्मेलन निकल के आया, ठीक है। उस सम्मेलन का जो 2015 में जो सम्मेलन आयोजित हुआ, यानी कि इन्होंने डिसाइड किया था कि हम प्रतिवर्ष जो है वैश्विक लीडर मिलेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे भूमंडलीय तापन को कम रखा जा सकता है, जैसे बढ़ते हुए टेम्परेचर को कम किया जा सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से पेरिस में समझौता हुआ, कब? 2015 में। इस पेरिस समझौते में यह प्रावधान किया गया, सब देशों ने अपनी तरफ से बोला कि भाई हम इसके लिए ये काम करेंगे, यानी कि कुछ देशों ने कुछ अपने लक्ष्य निर्धारित किए, कुछ देशों ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। जब बाकी देशों ने किए तो भारत ने भी अपने लक्ष्य निर्धारित किए। पहला लक्ष्य भारत ने क्या बोला कि भाई 2030 तक 45% जो कार्बन की तीव्रता है उसमें कमी लाएंगे। अब तीव्रता से मतलब कमी लाने से आप कंफ्यूज होंगे। देखिए भारत ने ये बोला कि अभी मान लो 2015 में हम जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, आप सिंपल कार्बन उत्सर्जन को समझिए पोल्यूशन, ठीक है।
उसमें 45% की कमी कर देंगे। कब? 2030 में। ये लक्ष्य किसने रखा? भारत ने। कैसे रखा? क्या किसी की बाउंडेशन थी, दबाव था? जी नहीं, भारत ने अपनी मर्जी से। ठीक है। तो दूसरी बात कि 50% जो बिजली है हम नवीकरणीय स्रोतों से बनाएंगे, यानी कि 50% हमारी जो बिजली है वो हम कोयला के बजाय क्या बनाएंगे? नवीकरणीय। यानी नवीकरणीय का मतलब सौर और वायु ऊर्जा से बनाएंगे। ये दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया। ठीक है। और ये जो लक्ष्य निर्धारित किए इन्हीं को बोला जाता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी। और सब देशों ने अपने अपने हिसाब से ये लक्ष्य निर्धारित किए। अब नए लक्ष्य 2031 से 35 तक निर्धारित कर रहा है भारत। ठीक है, भारत भी कर रहा है और दुनिया भी कर रही है। इसमें हरित हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा पर अगेन दोबारा जोर है। तो ये बात थी एनडीसी के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है। कोप जो होता है इसके सम्मेलन को बोला जाता है यूनाइटेड नेशन। ये जो यूएनएफसीसी जो है ये इन्हीं में से निकला हुआ, पृथ्वी सम्मेलन से निकला हुआ एक सम्मेलन था जिसकी हर साल जो है बैठक सुनिश्चित होनी थी। और इसी बैठक के उपलक्ष्य में 2015 में जो पेरिस में बैठक हुई उसमें ये एनडीसी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे सभी देशों ने। भारत के कौन कौन से थे? 2030 तक 45% कार्बन की तीव्रता में कमी करनी है, जिसको आप समझ गए, और आगे 50% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करनी है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, पेरिस समझौता और जलवायु नीति जो है ये आरपीएससी के पर्यावरण खंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय। हम धीरे धीरे इसके बारे में बात करते रहेंगे। आपको सिलेबस याद करने के लिए बोला है, आप सिलेबस को पढ़ते रहिए दोनों टाइम। एक बार सुबह एक बार रीडिंग मार दीजिए पूरे सिलेबस की, एक बार शाम को। धीरे धीरे अगले 10 से 15-20 दिन में आपको सिलेबस याद हो जाएगा, डोंट वरी। आगे बात करते हैं राज्य उन्नति के बारे में। देखिए दोस्तों, राज्य उन्नति जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। किसका है? राजस्थान गवर्नमेंट का। किसके लिए है? देखिए, जितने भी जो विकास कार्य चलते हैं, ठीक है, विकास कार्य का मतलब हो गया, मान लो कोई रोड का प्रोजेक्ट है, ठीक है, रोड प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा आप समझिए कोई मान लो रेलवे प्रोजेक्ट है। हालांकि रेलवे जो है सेंटर का होता है, इसको आप छोड़ दीजिए। यानी कि और कोई मान लो कोई लॉजिस्टिक पार्क बनाना है, ठीक है, कुछ बजट में घोषणा की थी बनाने की, उसके बारे में। ये जितने के विकास कार्य चलते हैं इनकी समीक्षा करते हैं। कौन करता है? समीक्षा। यानी कि इनकी प्रोग्रेस कितनी हुई, प्रोग्रेस में क्या अड़चन आ रही है, कौन सा अधिकारी नहीं मान रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कोई अड़चन डाल रहा है, इन सब की समीक्षा। और कौन करते हैं? सीएम। यानी कि मुख्यमंत्री खुद बैठक लेते हैं और वो पूछते हैं कि अच्छा वो प्रोजेक्ट चल रहा था भाई, वो सड़क का काम जो अपना एक्सप्रेस वे बनना था कोटपुतली से किशनगढ़ के बीच में, उसकी क्या डीपीआर बन गई क्या? डीपीआर का मतलब डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट। अच्छा बन गई, तो अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, कैसे करोगे? तो इस तरह से क्या है कि सीएम जो है मीटिंग लेता है। तो इसकी जो चौथी बैठक है वो अभी हाल ही में हुई है। आपको राज्य उन्नति पोर्टल के बारे में पता चल गया होगा। यहाँ पे जो देरी हुई है परियोजना में, उस पर कड़ा रुख जो है सीएम ने अपनाया है और बोला है कि अगर कोई प्रोजेक्ट में कोई कमी है तो डिपार्टमेंट की नहीं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी। यानी कि उस ऑफिसर को जिम्मेदार माना जाएगा जिसने बेसिकली ये काम करना है। और 2 कार्मिकों को उन्होंने निलंबित कर दिया। यानी कि 2 कार्मिक ऐसे थे जो किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, उस प्रोजेक्ट में अच्छा काम जो है नहीं हो रहा था, यानी कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उन्होंने उनको निलंबित कर दिया। यानी कि बहुत सीरियस है। कस्टम हायरिंग सेंटर, हमने बात करी थी एक बार पहले की वीडियो में कि कस्टम हायरिंग सेंटर ऐसे सेंटर होते हैं जहां पे किसानों को किराए पे मशीन्स और उपकरण मिलते हैं। यानी कि अभी सोच के देखिए, जैसे आपको ट्रॉली चाहिए, अभी ट्रॉली आपके खुद के पास होती है, पेरेंट्स के पास होती है, हमारे बीजने वाली मशीन हमारे पेरेंट्स के पास होती है, लेकिन कुछ लोगों के पास ही इस तरह के इक्विपमेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों की छोटी खेती होती है, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होता कि वो भाई ट्रैक्टर भी खरीदे, ट्रॉली खरीदे, इक्विपमेंट खरीदे। तो सरकार ने ये बोला कि हम इस तरह के 87 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाएंगे जहाँ पे किसान जाएगा, वो ट्रॉली, मशीन्स या जो भी प्लाऊ, टीलर, ये जो यूज की चीज़ें होती है, कृषि उपकरण होते हैं, ये आराम से आपको किराए पे मिल जाएंगे और बहुत रीजनेबल किराया होगा। तो उसमें क्या आपको खरीदने के लिए 1-2 लाख रुपए एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने लिया, वापस छोड़ा और रीजनेबल 500-700 रुपये जो किराया वो आप दे दोगे। इसके बारे में भी यहाँ पे बात करी। आगे जो 23,890 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी उनकी समीक्षा की कि भाई उनमें क्या चल रहा है। इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि भाई ये जो राज्य उन्नति की जो बैठक होती है, इस बैठक से 15 दिन पहले जो डिपार्टमेंट है वो खुद बैठक कर लेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट बैठक क्यों कर लेगा? क्योंकि डिपार्टमेंट जब बैठक कर लेगा तो वो जो कमियां उन पे आप काम कर लोगे, तो जब मैं बैठक लूंगा तब सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। इसके बारे में अभी आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस जो बात सुन ली अपने दिमाग में बैठने दीजिए। इसको सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि राज्य उन्नति जो पोर्टल है वो योजनाओं की समीक्षा करता है, और कौन इसकी मीटिंग की मॉनिटरिंग करता है? सीएम खुद करते हैं। इतनी सी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, एक आर्टिकल हमने जो है वैश्विक जो हालात है उनके बारे में ऐड किया। यानी कि दुनिया खतरनाक ढंग से विभाजित होती जा रही है। यानी हमारी जो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, ये विभाजित होता जा रहा है। ठीक है,
विभाजित होता जा रहा है। विभाजित होने का मतलब है कि अलग अलग ग्रुप में बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में आपको पता है अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध जो है वो थोड़ी सी देर के लिए रुका हुआ है और पाकिस्तान की इसमें भूमिका रही है। अब कितनी भूमिका है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन आर्टिकल में राइटर ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की भूमिका रही है। अब पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल राष्ट्र है। देखिए, मुस्लिम जो समुदाय है हमारा, ठीक है, ये दो बड़े सेक्ट है इसमें, एक है शिया और एक है सुन्नी, ठीक है। ये दो इसमें सेक्ट है और दोनों आपस में बहुत कम समय पे बनती है और अलग अलग देश भी है। जैसे आप देखेंगे सुन्नी, पाकिस्तान जो है सुन्नी देश है, लेकिन आपका जो ईरान है ये शिया देश है, ठीक है। और बेसिकली पाकिस्तान प्लस सऊदी अरब जो है आपका वो भी सुन्नी है, तो ये दोनों ज़्यादा नज़दीक है बजाय ईरान के। और आपने पता है एक डिफेंस पैक्ट भी दोनों के बीच में हुआ था, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि एक शिया एक सुन्नी होने के बाद भी दोनों अपने हितों के लिए मुस्लिम उस्मत के रूप में जुड़ा हुआ मानते हैं, यानी कि अलग अलग नहीं मानते हुए एक मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो दोनों शेयर कर रहे हैं। और ये जो है वैश्विक जो सभ्यताएं हैं उनके पुनर्गठन का संकेत है। यानी कि अब जो देश है वो छोटी बातों पे वैचारिक टकराव नहीं रख के अपनी मूल पहचान के रूप में, यानी कि शिया और सुन्नी के रूप में नहीं बटकर पाकिस्तान और ईरान जैसे देश वो मुस्लिम पहचान को अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। और इसी पे राइटर ये बोल रहे हैं कि इस वजह से सभ्यताओं का टकराव होगा, यानी कि हो सकता है ईसाई और मुस्लिम आपस में लड़े और ईसाइयों के जितने भी समुदाय है वो सब एकजुट होकर लड़े और जो मुस्लिम समुदाय है वो आपस में एकजुट होकर लड़े, क्योंकि ये पहचान जो है उनकी प्राचीन पहचान, उनकी जो मूल पहचान है वो मजबूत होती जा रही है। इसमें राइटर ये बात बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जिस बात को सुन लेना है। एक जो एक्सपर्ट है सैमुअल पी हंटिंगटन, इनकी एक बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि ये बोलते हैं कि सभ्यताओं का झगड़ा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब हो गया सभ्यताओं का झगड़ा, यानी आने वाले समय में सभ्यताओं का झगड़ा होगा। ये क्या बोल रहे हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, हमने बात करी थी ना यूएसएसआर जो सोवियत संघ था, रूस था, वर्तमान रूस पूरा सोवियत संघ था, ये 1991 में विघटित हो गया, 15 टुकड़ों में बट गया। उसके बाद दुनिया जो है यूनिपोलर हो गई, यानी एक ध्रुवीय हो गई। हमने बात करी थी उस दिन की दो ध्रुव होते हैं, यहाँ पे दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। किंतु आने वाले समय में राष्ट्रों के बीच नहीं होगा संघर्ष, सभ्यताओं के बीच होगा, यानी अलग अलग सभ्यताओं के बीच संघर्ष जो है वो होने वाला है। आगे क्या बोलता है हंटिंगटन का थीसिस, महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा अब वैचारिक नहीं होगी, सांस्कृतिक सभ्यतागत रूप लेगी, यानी कि सांस्कृतिक रूप से सभ्यता के रूप से जो महाशक्ति हैं वो एकजुट होगी और उनकी जो पहचान है राष्ट्रीय पहचान से ज़्यादा सभ्यता की जो पहचान है वो ज़्यादा निर्णायक होगी। जैसे यही बात करें ईरान और पाकिस्तान में, उनकी जो राष्ट्रीय पहचान है यानी कि एक राष्ट्र भावना के बजाय उनकी जो सभ्यता यानी जो प्राचीन सभ्यता है मुस्लिम, उसके बेस पे वो एकजुट होना चाह रहे हैं। पारंपरिक जो पहचान है उसका पुनरुद्धार होगा, यानी कि प्राचीन काल की जो पहचान वही सेम बात, और ये भविष्य के संघर्ष को जन्म देगा। इससे जो है आपस में देशों के बीच में जो संघर्ष है और ज़्यादा व्यापक होगा, और ज़्यादा मुश्किल होगा, और ज़्यादा भयावह होने वाला है, इस तरह की संभावना व्यक्त करते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट सुनना है बात को। हंटिंगटन ने अपने रिसर्च में उनकी जो बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें 8 सभ्यताएं मानी है उन्होंने। कौन कौन सी? एक पश्चिमी सभ्यता, जिसमें कौन है? यूएसए प्लस पश्चिमी यूरोप के देश। फिर आगे बात करी उन्होंने दक्षिण अमेरिका सभ्यता, उसके बाद इस्लामिक सभ्यता जिसमें पूरे के पूरे मुस्लिम राष्ट्र आ जाते हैं, ठीक है। फिर सीनिक सभ्यता, चीनी सभ्यता को सीनिक सभ्यता भी बोला जाता है। हिंदू सभ्यता जिसमें स्पेशली इंडिया, नेपाल, ठीक है, इंडोनेशिया, हालांकि इंडोनेशिया मुस्लिम और हिंदू दोनों ही रहते हैं। तो इस तरह के जो देश है वो हिंदू सभ्यता में, ऑर्थोडॉक्स सभ्यता, बौद्ध सभ्यता, जापानी सभ्यता, ये जो है 8 सभ्यताएं उन्होंने बताई है और उन्होंने बोला है कि ये 8 सभ्यताएं अब आपस में लड़ेगी, यानी कि देशों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, इन सभ्यताओं के बीच में लड़ाई होगी। और सभ्यताओं के बीच में लड़ाई का मतलब होता है कि जो जिस सभ्यता से जुड़े हुए देश है वो एकजुट होकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। इनके अगेंस्ट में देखिए, वैचारिक खूबसूरती की सबसे बढ़िया बात यह होती है कि किसी एक व्यक्ति का मत फाइनल नहीं होता। किसिंजर जो विचारक है उन्होंने 6 बड़ी शक्तियां बोला। उन्होंने बोला कि ये सब फालतू बात करते हैं हंटिंगटन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक शक्ति जो है अमेरिका है, दूसरी शक्ति जो है यूरोप है, तीसरी चीन है, चौथी जापान है, पांचवी रूस है और छठी भारत है। ये जो है शक्तियां, इन शक्तियों के बीच में ही संघर्ष होना है। ये सब सभ्यता वाली बातें फालतू है, लेकिन हमें दोनों ही मत पता होने चाहिए, ठीक है। आगे बौद्ध सभ्यता के बारे में, जब चीन, वियतनाम, जापान ये सब जो है आर्थिक आधार पर इन्होंने प्रोग्रेस करी है, जबकि इनकी जो जड़ें हैं वो बौद्ध सभ्यता में है। इस्लामिक विश्व जो है पश्चिमी मूल्य यानी कि अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं इनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन पश्चिमी तकनीक का उपयोग ये लोग करते हैं।
ठीक है। फ्रांसीस पश्चिमी जो सभ्यता है, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, आपको पता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नाम पे वो भी अब कमजोर पड़ती जा रही है, जबकि जो राष्ट्रीय सभ्यतागत पहचान है ये मजबूत रूप लेती जा रही है। आगे समाधान की बात करते हैं, आगे क्या किया जाना चाहिए। देखिए, अनेक सैन्य और राजनीतिक मोर्चे खुल सकते हैं इस तरह सभ्यताओं की बात होगी तो, और हमेशा सीमाओं के नाम पे मानवता उलझी रहेगी। और नाटो जैसे पश्चिमी गठबंधन, जो हमने बात करी थी पिछले वीडियोस में कि नाटो जो बना है उसी तरह ईसाई बहुल देशों पर आधारित है, इस्लामी गठबंधन भी बन सकते हैं। क्या किया जाना चाहिए, देखिए स्थिति है, क्या किया जाना चाहिए। राइटर बोल रहे हैं कि आधारभूत जो आवश्यकता है उस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों के रोटी कपड़ा मकान जो है, लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे सरकारों को काम करना चाहिए, ना कि इस तरह की फालतू बातों में उलझ के और एक दूसरे के लिए एक मुश्किल पैदा करनी चाहिए, बजाय इसके ठीक तरीके से देशों को रहना चाहिए। आगे समृद्ध देशों की जिम्मेदारी है कि भाई जो कमजोर देश है उनका फायदा देखें, ना कि इस तरह के युद्धों में दुनिया को झोंकें, और सभ्यता के जो श्रेष्ठता के दावे हैं वो छोड़ें। यानी कि हम बोलते हैं ना, हिंदू सनातनी श्रेष्ठ थे, मुस्लिम बोलते हैं हम श्रेष्ठ है, ईसाई बोलते हैं हम श्रेष्ठ है, इस तरह के दावों को छोड़ना चाहिए और मानवता के लिए इन लोगों को जीना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमने इंक्लूड किया। आगे एक और आर्टिकल, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, ठीक है, जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। अरावली जो है वन संपदा है और सिर्फ बातों से नहीं जंगल बचते, ये जो है मेन आर्टिकल की हेडिंग है। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप यूं, ये राजस्थान का मैप आप यूं ले लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी अपनी मैपिंग थोड़ी वीक है। अब आप यूं मानिए, यूं आपका गुजरात है, ये आपका हरियाणा है और ये आपका कहीं यहाँ न्यू दिल्ली है, ठीक है। अब मैप राजस्थान का भी सेम जैसे इंडिया का देखा वैसे इसका देख लेंगे। अरावली जो पर्वतमाला है वो यहाँ से शुरू होके हरियाणा के यहाँ से होके दिल्ली की रायसीना हिल तक जाती है, यानी ये गुजरात का पालनपुर, ठीक है, यहाँ से दिल्ली की क्या है, रायसीना हिल्स, यहाँ तक क्या जाती है, अरावली, ठीक है। ये बात आपको पता होगी, आप ज्योग्राफी में पढ़ भी लेंगे। इस अरावली का इंपॉर्टेंस क्या है, इस अरावली का जो राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पूरे इंडिया के लिए स्पेशली। ये क्या करती है, एक जल विभाजक रेखा है, यानी कि इसके इधर है पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, इधर है पूर्वी राजस्थान, इधर आपको पता मरुस्थल है पूरा। इस मरुस्थल को आगे बढ़ने में जो रोकने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है वो अरावली है। सबसे पहला फायदा तो ये हो गया, यानी कि मरुस्थल, अगर अरावली नहीं होती तो अब तक मरुस्थल पूरे राजस्थान में फैल चुका होता और हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, वन्य जीव जो है वहाँ काफी प्रचुर मात्रा में रहते हैं, जैव विविधता यहाँ की काफी अच्छी है, ठीक है, और इस सेक्टर में बारिश करवाने में सबसे बड़ा फैक्टर इनका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन समस्या क्या है, बहुत ज़्यादा खनन हो रहा है, यानी कि लोग पत्थर उखाड़ के ले जा रहे हैं, लोग वहाँ के जो जंगल है उनको साफ कर रहे हैं, सरकारें भी इसमें विकासात्मक गतिविधियों के नाम पे, यानी कि बोलती है यहाँ पे रोड बनाना है, जंगल को काट दिया, तो इस तरह की समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है। और आर्टिकल में राइटर ये बोलते हैं कि ऐसा सिर्फ राजस्थान में नहीं है, बाकी स्टेट में भी हो रहा है। तो चलो अपन इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली आज गंभीर खतरे में। वन संरक्षण की बातें तो होती है, लेकिन माइनिंग वाइनिंग ये सब परमिशन सरकार देके और सारा कबाड़ा कर देती है। हरियाणा का एक कलिशर अभ्यारण्य है, यहाँ पे 1000 से ज्यादा खेर के पेड़ों की कटाई होगी और कुछ जवाबदेही नहीं किसी भी अधिकारी की। उत्तर प्रदेश का सुहेलवा जो वन सेक्टर है, यहाँ पे भी कत्थे की मांग के कारण बहुत ज्यादा जंगल की कटाई होगी। ये सब क्या है, प्रशासनिक विफलता है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ लगे हुए हैं वो सब करप्टेड है, वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हमने, आप इन स्लाइड्स में देखोगे, एक बात करी है कि जवाबदेह और संवेदनशील ऐसे प्रशासक हम तैयार करेंगे अपने इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से। यानी कि सिर्फ आरएस बनाना ही लक्ष्य नहीं है, ठीक प्रशासक जो सही तरीके से सही काम कर सके, जो जरूरी हो वो किया जा सके। अगर आपको एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है तो आप उस वनों की कटाई को रोकेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इससे लाखों जो वन्य जीव है उनके जीवन को खतरा है, लोगों को खतरा है। मरुस्थल अगर फैलेगा, लोगों की आजीविका का क्या होगा, खेती का क्या होगा, खाद्यान्न संकट होगा। ये सारी संवेदनशीलता उस प्रशासक को अपने अंदर रखनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, वो सब भ्रष्टाचारी होते हैं, ठीक है, अधिकतर लोग और इस वजह से अपनी ड्यूटी और कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा पाते, ठीक है। पारिस्थितिक महत्व क्या है अरावली का, हमने बात कर ली थी। दिल्ली और राजस्थान रेगिस्तान के विस्तार से बचाती है, सबसे पहली चीज जो हमने बात करी थी। भूजल का पुनर्भरण होता है, यानी कि जब पानी इकट्ठा होता है तो उससे वाटर रिचार्ज होता है। सैकड़ों वनस्पतियों और वन्य जीवों का आवास है, ये हमने बात करी। थार मरुस्थल का जो विस्तार है राजस्थान के पूर्वी भाग और आगे हरियाणा और दिल्ली तक, उसके विस्तार को रोकता है। और उत्तर पश्चिमी भारत की जो जलवायु है उसको बैलेंस करता है, बारिश को रोकता है और बारिश करवाता है। लेकिन चुनौतियां क्या है, अवैध खनन हो रहा है, माइनिंग माफिया यहाँ पे एक्टिवेटेड है, अतिक्रमण किया जा रहा है,
भूमि उपयोग को परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि भूमि मान लो अभी जो वन्य भूमि है उसको एग्रीकल्चर लैंड में या फिर उसको जो है औद्योगिक भूमि में परिवर्तित कर देते हैं। वन अधिकारियों की जवाबदेही का अभाव है, विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय का अभाव। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है कि भाई आप ये जो खनन है इसको रोकिए, लेकिन वही है, नीतियां बनाते हैं लेकिन धरातल पे लागू नहीं होती। ईमानदार प्रशासन, जवाबदेही और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमने बात करी आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बारे में, 3 नई ड्रैगन फ्लाई प्रजातियों के बारे में, भारत टैक्सी ऐप के बारे में, तुर्की सोशल मीडिया ने जो प्रतिबंध लगाया उसके बारे में, एनडीसी लक्ष्यों के बारे में और राज उन्नति पोर्टल के बारे में, और लास्ट में हमने 2 आर्टिकल इंक्लूड किए थे। उम्मीद करता हूँ आज की डिस्कशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रही हो। कोई चीज़ समझ नहीं आती है, हम एक चीज़ को 20 बार पढ़ेंगे, डोंट वरी, जस्ट बी विद अस। ठीक है, इस प्रोसेस को नहीं छोड़ना है, बने रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। किसी भी बात को अपन कितनी भी बार समझेंगे, धीरे धीरे जब ये बातें आपके दिमाग में जाएगी, आप में एक मेच्योरिटी होगी, आपका एक लेवल है और लेवल बढ़ता जाएगा। और यही आज के टाइम जो है एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, ईमानदार और संवेदनशील जो प्रशासक है वो तैयार करना हमारा लक्ष्य है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए फिर आप ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए और पॉजिटिव रहिए। धीरे धीरे चलना है लेकिन लगातार चलना है। तो ये हमारी सारी आज की इंपॉर्टेंट बातें होगी। तो अब अपन आज के डिस्कशन को समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।